if we read through the this example, the first part is the conduction angle. If we look at this diagram carefully, the conduction angle starts from alpha and goes up to the beta. So if we want to calculate the conduction angle, then we need a delta. This total is delta. Delta is beta minus alpha. Beta में से alpha इतना निकाल दें. Then we have a conduction angle. Alpha we can calculate that. We have a formula for the alpha sine E over D man. तो ये बाकी सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है. बैटरी की वोल्टेज 12 वोल्ट है. सेकेंडरी वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम द टर्न रेशियो दैट इज 60. तो उसकी आपके पास you should put the maximum value, that is since it will be maximum. तो यहाँ से आपके पास अल्फा आ जाएगा. now you can find the beta. अल्फा आपके पास ये चीज है और ये दोनों तरफ अल्फा है. ये स्मॉल ये वाली लाइन और ये अल्फा है. तो बीटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 180 माइनस अल्फा. अल्फा में से 180 माइनस करेंगे दैट इज बीटा. सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द डेल्टा. तो एवरेज चार्जिंग करंट उसके लिए आपके पास फार्मूला है 1/2 पाई मैक्सिमम माइनस ई ओवर आर. तो इसको आप ओपन करेंगे अल्फा से बीटा. अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज आपके पास है, लेकिन फॉर नाउ आप जब इसको ओपन करेंगे इंटीग्रल को वैल्यूएट करेंगे देन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ बीटा. बीटा को आप इन टर्म्स ऑफ अल्फा पुट कर सकते हैं. तो आपके पास सारी सारी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा आ जाएगी. अल्फा रिप्लेस करेंगे. यू कैन कैलकुलेट देखिए आपके पास चार्जिंग करंट है दैट इज 5 एम्पीयर. आर अननोन है टोटल इस इक्वेशन के अंदर आपके पास. तो यू विल मूव दिस आर टू द अदर साइड व्हेन you can calculate the value of the charge. RMS current, same thing, just we need to scale this. Scale करेंगे is a little bit harder because evaluating the scale is always difficult. अब आपके पास R की वैल्यू आ चुकी है, बाकी सारी की सारी वैल्यू आपको नोन. RMS वैल्यू का पावर रेटिंग भी यहीं से निकाल सकते हैं. पावर रेटिंग इज RMS स्केल प्लस ये आपके पास ये है ना आई स्केयर आर. ये RMS स्केयर इनटू द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस दैट इज 4.26. the power rating. Next the power delivered to the battery. तो पावर डिलीवर्ड टू द बैटरी ये क्या होगी? वोल्टेज इनटू द करंट 60 वॉट. आप चार्जिंग उसने 100 वॉट आ पाया. ठीक है, इसको चार्जिंग में कितना टाइम लगेगा? तो यू हैव यू नो द what is now. So ये 60 100 divided by 60 it will take 1.6 hours. Efficiency, now you have a formula for the efficiency for this particular case. The DC output divided by the DC output multiply the power lost in the resistor. तो आप ऑलरेडी पावर रेटिंग निकाल चुके हैं. तो the efficiency is 17% and peak inverse voltage rating of the diode. This is a half wave rectifier. लेकिन इसमें ये भी होगा कि जो बैटरी के क्रॉस वोल्टेज है दैट इन द रिवर्स मोड इट विल आल्सो ब्रेक अपीयर अक्रॉस द डायोड दैट इज द मैक्सिमम प्लस 12. इफ यू लुक एट द डायग्राम केयरफुली, ये देखिए इस डायग्राम में देखिए रिवर्स के केस में दोनों ऐड अप हो रही है. यहाँ पे माइनस हो रही थी, यहाँ पे ऐड अप हो रही. तो ये सारी की सारी डायोड के क्रॉस पे. तो फॉर द सिलेक्शन ऑफ द diode you need to be careful about this peak inverse voltage. Next is also very interesting question. You know the quality of a rectifier can be determined from the of finding the frequency components in their output. So let's see finding the Fourier series of output voltage for half wave rectifier. तो इसमें क्या क्या आपके पास किया हुआ है उसने? आपको वोल्टेज गिवन है, source voltage. You already know that the Fourier series जो उसका expression है that is DC part plus the harmonics in the form of the sinusoids. So DC part you can calculate very easily. 1/2 pi V naught P omega t. तो इसमें आपके पास जो आउटपुट है that is in the form of sinusoid.
और आउटपुट आपकी 0 to pi है बिकॉज द हाफ अदर हाफ साइकिल इज वेस्टेड, ठीक है। तो देन यू विल हैव अ this kind of situation. यहाँ पे आप देखें, we have a expression for the Fourier series. तो यहाँ पे आपको you have to now determine each and everything, that is VDC, this one, AN, BN. Then you can compute the output in the form of Fourier series. DC और every value के लिए you already know the formula. ये वही है जो हमने in the start किया था. It will be same V maximum over pi, that is 0.318 V maximum. En अगर आपने फोरियर सीरीज आपको याद है तो उसके लिए इसका फार्मूला था 1/t/2 0 to t v0 sin n ओमेगा t। तो अगर आप थोड़ा सा अपना वापस जाएं मैथमेटिक्स में तो यू कैन सी दीज थिंग्स ओवर देयर, ठीक है। ये आपके पास साइन ओमेगा आ गया और फॉर n इज इक्वल टू 1। अब ये देखिए जब इसको आप इवैल्यूएट करें इन चीजों को, जस्ट सॉल्यूशन के लिए आपको बता रहा हूँ, सिंस वी हैव फर्स्ट हार्मोनिक n is 1, सेकंड हार्मोनिक n is 2, जब उनको लिए इवैल्यूएट करेंगे तो साइन थीटा इसमें ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो इसको आप एडिटिव में कंप्लीट कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होते ऐसे इंटीग्रल, ठीक है। यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू सम ऑफ एंगल्स लाइक दैट, ठीक है। दिस आई विल लेफ्ट दिस पार्ट ऑन यू। n is 1 जब होगा then you have a solution, for the next part you don't have a solution, यानी उसके लिए 0 होगा। and when n is 1 you have you have a value of a1, but for the next value it is 0, ये part 0 हो जाएगा। similarly for bn के लिए जो फार्मूला होता है cos n sin की जगह cos आ जाएगा और उसके साथ ये and when you try to evaluate this, the output will be like this. So this only exists for the even number. There is no solution for the odd numbers. Okay, just try and you will find a solution. The simplest way, just you can do it by putting n1, n2, n3, okay? Because you need only 3 or 4 terms. To get this generalized solution is always difficult. तो ये आप इस आइडेंटिटी को पहले कन्वर्ट करेंगे, देन यूजिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n यू विल चेक एंड अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू रिप्लेस दीस वैल्यूज ओवर हियर। यहाँ पे आप n1 bc की वैल्यू प्लेस कर दी आपने, n an की वैल्यू, यानी सपोज अगर ये 1 n1 आ गया a1 sin ओमेगा t, तो a1 की वैल्यू, देन फॉर द नेक्स्ट, ठीक है, एंड 2 के लिए ये 3-4 टर्म्स चाहिए होती है। This is all about half wave rectifier. We have discussed the battery charging example and the Fourier series for that. Now let's come back to our original topic now, that is the single phase full wave rectifier. In the previous case we have discussed the half wave rectifier. Full wave rectifier case में आपके पास scenario is quite simple. आपके पास ये सर ये हाफ वेव रेक्टिफायर आपने जिस एडिशन से पढ़ाया सर, वो एडिशन भी सेंड कर दीजिएगा। वो उसकी सॉफ्ट फॉर्म अवेलेबल नहीं है, ये जो इससे पहले की हार्ड फॉर्म अवेलेबल है ना लाइब्रेरी में, दैट इज 3rd एडिशन। अब जो हम ये पढ़ रहे हैं ये 4th एडिशन है, ठीक है। तो वो मैंने स्कैन कर दिया, मैं इसको भेज दूंगा कॉपी भेज। चलें ठीक है। full wave rectifier with center type transformer, you can look at that, and
दिस इज जस्ट द बेसिक। अब डीसी पार्ट के लिए वही आपके पास T/2, इसने हाफ साइकिल ले लिया इसका, उसमें आपके पास आउटपुट भी है। तो अगर आप इसको फुल यानी यू हैव आउटपुट, ये देखिए ये रिपीट हो रहा है ना पाई टू पाई, तो आपके पास टाइम पीरियड क्या है, इफ दिस इज एक्चुअली द हाफ ऑफ दिस वन, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 1/पाई 0 to पाई, तो यू हैव एक्चुअली इट्स डबल एज कंपेयर टू द हाफ वेव रेक्टिफायर। तो जो डायोड की क्रॉस वोल्टेज होगी दैट इज 2V मैक्सिमम, दिस इज योर आउटपुट। एंड जो भी आपके पास डायोड ऑफ होगा, सपोज दिस इज अ पॉजिटिव साइकिल, तो ये कंडक्ट करेगा, तो जो ये टर्न ऑफ डायोड है उसके क्रॉस एक तो यहाँ से नेगेटिव आ रही होगी, दूसरी ये वाली नेगेटिव इसके क्रॉस अपियर हो रही होगी। That is the disadvantage of this center transformer circuit, because here the voltage across the turn of diode is doubled as compared to the half wave rectifier. You need a high rating diodes in this case. ठीक है, बाकी आपके पास वही चीजें, that is simple. And this is the bridge circuit. Bridge में 4 diodes use होंगे। During the positive half cycle, 2 diodes will conduct, and during the negative cycle, half cycle, the other 2 conduct. But the direction of the current will remain same through the load resistor. ठीक है, तो लेकिन इसमें ये देखिए क्रॉस द डायोड, जब जो भी डायोड टर्न ऑफ होगा, suppose during the positive half cycle D1 and D2 conducts, ठीक है, लेकिन D4 और D3 ऑफ रहेंगे, तो इनके क्रॉस जो वोल्टेज आएगी, since it's only Vs, तो वो आपके पास V मैक्सिमम होगी। But in the case of the centrifugal transformer, एक V मैक्सिमम इधर है, एक V मैक्सिमम इधर है, जो ऑफ होगा उसके क्रॉस ये दोनों में एक V मैक्सिमम ऐड अप हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं नहीं? प्लस माइनस, ये देखिए अगर ये कंडक्टर है D1, तो क्या होगा, प्लस माइनस होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस है तो ये प्लस माइनस है, और यहाँ पे जो साइन आएगा सिंस करंट विल फ्लो प्लस माइनस हो जाएगी, तो प्लस माइनस, तो ये ऐड अप हो जाएगी इसके क्रॉस, तो ये 2V मैक्सिमम बन जाएगी। ओके, अब इसके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं, इसने थोड़ा सा कंपैरिजन दिया है आपके पास ब्रिज और सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का। एडवांटेज क्या है सेंटर टैप की, ओनली 2 diodes, ripple frequency is twice the supply frequency, provides an electrical isolation, ट्रांसफार्मर है आपके पास, आइसोलेशन होगी, limited low power supply, less than 100 watt, increase cost to the center type transformer महंगा होता है आपके पास, DC current flows to each side of the secondary will increase the transformer bore and size, कोर सैचुरेट हो जाएगी। आप देख रहे हैं ना, जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, जो करंट है, डीसी करंट है, वो वाइंडिंग के थ्रू पास हो रहा है, तो ये अगर आपने मशीन एसी डीसी मशीन पढ़ा है, तो उसमें से जब डीसी करंट पास होता है तो आपकी कोर सैचुरेट हो जाती है। ठीक है, और रिपल फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये कोई आंसर कर सकता है ये कैसे है? All the genius of this country is sitting on the online class. Anyone can answer this question? Why the ripple frequency is twice as the supply frequency? ये खुरम साहब, आप इस मुल्क के सबसे बड़े अदारे को चला रहे हैं, क्या बताएंगे? जी, एक्शन साहब कहाँ चले गए? साहब, खुरम की लगता है आज आटा गूंदने की बारी है। एनीवन सर इधर ही हूँ सर, इधर ही हूँ। अच्छा, मैं शायद आटा गूंदना है, बच्चे भी बोल रहे थे। Why the ripple frequency is twice? ये देखिए सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी वो क्या है, this is the frequency for the supply, और रिपल क्या आगे, which is twice the frequency, इसका तो साइकिल यहाँ तक पूरा हो रहा है,
बट here the cycle is now half, तो आपका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ट्वाइस हो गई है। आपका टाइम पीरियड पहले यहाँ तक था, अब टाइम पीरियड यहाँ पे आ गया, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डबल होगी। टाइम पीरियड कम हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है, बढ़ती बढ़ती है। Okay, let's go back to, अच्छा, bridge rectifier suitable for industrial application up to 100 kilowatt. Ripple frequency, the same problem, twice, simple to use in commercial units. Load cannot be grounded without an input side transformer. Load ground नहीं कर सकते क्योंकि वो सारे का सारा जो आपकी साइड है वो कंप्लीट नहीं हो सकेगी। Although an input side transformer is not needed for the operation of the rectifier, one is normally connected to isolate the load electrically from the supply. ये इसका क्या मतलब है, इनपुट आउटपुट क्या है, आइसोलेटेड नहीं है जी। कैसे भाई, इलेक्ट्रिकल वाले बताएं, मुकाबला वाले, वो कह रहा है कि जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसमें आइसोलेशन नहीं है, सेंटर टाइप में आइसोलेशन है। और आइसोलेशन को एक्सप्लेन इस तरह कर रहा है कि सिंस इसमें ग्राउंडिंग अवेलेबल है, इसमें अवेलेबल नहीं है, ये जी सर, उसमें ग्राउंडिंग का कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा। दूसरे में जो दरमियान में है ना, वहां से ग्राउंड होके दोनों का सर वो आ जाएगा। इसमें जो है ब्रिज रेक्टिफायर में इसमें पॉइंट नहीं मिल रहा। पॉइंट होता है इसमें, आप इसके जो सेंटर ये वाइंडिंग है इसको आप ग्राउंड कर सकते हैं, जो मिडिल पॉइंट है, ठीक है जी। अच्छा, जब इसके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में वही चीजें आपको डिटरमाइन करनी है, एफिशिएंसी, फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, ट्रस्ट, डीसी आप निकाल लेंगे, दैट इज ट्वाइस। ये सिंपल है, डीसी करंट भी आ जाएगा आपके पास, और आरएमएस वैल्यू भी आप निकाल लेंगे। दिस अप टू यू, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कर चुके हैं, ठीक है, ये कैसे आता है सारा कुछ। आरएमएस ये बेसिक है, किसी भी रेक्टिफायर को आपने स्टार्ट करना है तो उसकी डीसी वोल्टेज और डीसी आरएमएस वोल्टेज और डीसी वोल्टेज आप निकालेंगे तो नेक्स्ट यू कैन मूव फॉरवर्ड। अब ये देखते हैं डिफरेंस ये है कि ये ट्वाइस हो गया एज कंपेयर टू द हाफ वेव रेक्टिफायर, और जो आरएमएस है इस 0.707, इन द केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इट इज 0.5। तो यहाँ से आप डीसी पावर और एसी पावर निकाल सकते हैं। जब ये दो वैल्यूज आपके पास आ जाए, रेस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी सॉल्व वेरी इजीली। तो यहाँ पे देखें एफिशिएंसी आपके पास डीसी और एसी, एंड फॉर्म फैक्टर is RMS power divided by the DC power, ripple factor, form factor scale -1। अब ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है, इसमें एक हिच है, ठीक है। हिच ये है कि आप इसको सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर के लिए ले लें और ये काम करें जो इसने, बाकी चीजें अपनी जगह ठीक है। ये जो वोल्ट एम्पेयर रेटिंग है, इसको हम पुराना जो एडिशन है उसमें ये √2 नहीं है, ये 2 है ओनली, वी विल कंसीडर 2, ठीक है। √2 की कुछ सेंस समझ नहीं आ रही थी कैसे इसने दिया। अगर सेंटर ट्रांसफार्मर है तो VA रेटिंग यानी ये 2 सेकंड है हमारे पास, तो हमारे पास ये 2 VS IS आ जाएगा, ठीक है। √2 doesn't make any sense. However, if you look to the YouTube and some other stuff, तो इंडियंस जो हैं वो कुछ और तरीके से निकालते हैं, वो एवरेज निकालते हैं सेकेंडरी और प्राइमरी की, सिंस इट्स, तो वो उस वे से जाते हैं। वी डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट दिस वन, जस्ट मेक इट 2, ठीक है, नॉट दैट टू। आई विल डू इट हियर फॉर मायसेल्फ। We don't need this √2 only, it's a 2 only, okay। तो बाकी आप सारे का सारा जो भी है वो सेकेंडरी जो है वो आप ले लेंगे,
So RMS value of the secondary, RMS value of the current at the secondary, that is, अभी देखिए ये करंट जो है ये 0.5 भी मैक्सिमम ओवर आ रहा है, ये क्यों ऐसा है अभी? एनीवन जो मुझे बताया है कि वोल्टेज तो हमारे पास आ गई, ये करंट 0.5 क्यों लिया वोल्ट ने सेकेंडरी में? हालांकि ऊपर तो आरएमएस करंट डिफरेंट आ रहा है। बताएंगे सर जिस तरह सर वो पहले आपने कहा था कि वोल्टेज जब सेकेंडरी पे जाती है तो करंट भी वही उसी तरह रहता है फिर आगे। ये देखें, अब अगर आप एक वाइंडिंग को लेंगे ना, हमने यूटिलाइजेशन फैक्टर निकाल लें और हम वोल्ट एम्पियर रेटिंग देख रहे हैं वाइंडिंग की, तो एक साइकिल में एक वाइंडिंग यूज हो रही है, ठीक है, उसकी आरएमएस वैल्यू तो ये है, ठीक है, जो आपके पास सेकेंडरी पे है, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें जो वो एक साइकिल में करंट मूव कर रहा है सर, वो 0.5 ही आएगा, और दोनों वाइंडिंग को कंसीडर करने के लिए वो ऑलरेडी मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, इसकी ये रीजन है। तो यहाँ पे भी आप टू कर लेंगे, तो वो इंस्टेड ऑफ √2 इट इज 2 पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग आप निकालेंगे, बाकी यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, ये वैल्यूज आप निकाल सकते हैं, एवरीथिंग एल्स यू कैन डू। और लास्ट जो है ये देखिए, ये पॉइंट इसमें लिखा हुआ है 1 ओवर इट इज, ये कोई ना आपके पास 57% आएगा यहाँ पे, जब व्हेन यू रिप्लेस दिस 2 by 2 दैट इज 57%, तो वहां से ये 1.75 आएगा, तो इट प्रेजेंट मस्ट बी 1.75 टाइम लार्जर देन इट्स ड्यू। अब ये जो आपको रेटेड ट्रांसफार्मर है जो आपकी अवेलेबल आपको कैपेसिटी उससे 1.5 टाइम्स लार्जर है। Now we have improved somehow the utilization factor. In the case of half wave rectifier, it is 28%. Now it is 57. You just need to add it to the 57. Yeah, 57%. ठीक है जी, क्लियर हुआ? किसी को बाद में प्रॉब्लम तो नहीं है, मसला तो नहीं है इस एग्जाम परफॉर्मेंस? अच्छा, नेक्स्ट जो है वो सिमिलर टू द हाफ वेव रेक्टिफायर, फाइंडिंग द फोरियर सीरीज ऑफ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। चीज वही है, आपके पास फोरियर सीरीज की जो एक्सप्रेशन है उसका क्या बनता है, ये चीज होती है। अब इसमें एक टेक्निकलिटी है, यू विल आंसर दिस टेक्निकलिटी इन द कमिंग क्लास। Why he took N2 4? Why he took only even parts? उसने even parts ही क्यों यहाँ पे कंसीडर किया? Why not all 1 2 3 4 5 6? Why not that? ठीक है, you will answer this in the coming class, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप ये आंसर करेंगे। लेकिन ये देखिए डीसी पार्ट जो है ऑलरेडी कैलकुलेटेड, EM you already know that, यहाँ से आप EM को कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, साइन ओमेगा, ठीक है, वो मैंने आपको बात बताई थी है, उसके लिए आप इसको देखेंगे। अब आपको पता चला इसने ये इवन क्यों ली, बिकॉज एट द इवन वैल्यूज ओनली एग्जिस्ट एट द इवन पॉइंट्स, और पे ये इसको लिखना नहीं चाहिए था यहाँ पे ऐसे, इट शुड बी 1 2 3 4 5 6। पास समझ नहीं है? नहीं जी सर, जी सर। किधर हो भाई, सारे सोए हुए हो? जी सर जी मुस्तफा साहब, रऊफ जी, उसामा, जी रेहान साहब, आपकी भी आवाज हम सुनना चाहेंगे। रेहान अरशद जी सर जी चले, ऑल आर हियर। ये देखें यहाँ पे इट्स एक्चुअली टेक्निकल मिस्टेक, इट शुड बी 1 2 3 4 5, बट
उसने क्या किया है कि सिंस ऑड पे ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये मैंने आपको बताया था कि आप इसको आइडेंटिटी को चेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ एंगल्स। तो आपको 3 से 4 वैल्यूज चाहिए, 1 2 3 4 5, आप वो प्लेस करेंगे तो जो भी वैल्यू आती जाएगी, क्योंकि जनरलाइज करना इसको मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट टू जनरलाइज टू गेट दिस फार्मूला। आप 1 2 3 4 5 के लिए अपनी वैल्यूज निकाल, a1 a2 a3 a4, और पे ये 0 आ जाएगा। सिमिलरली bn जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम अप टू 0 बिकॉज ये पाई है आपके पास, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इट विल बिकम, ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज ये देखिए, साइकिल तो था, यहाँ देखिए ना 1 पाई 0 to 2 पाई, ये हाफ पीरियड है टाइम का, तो इसने ये 2 पाई निकाल लिया क्योंकि पाई के बाद सेम चीज रिपीट हो रही है, तो 0 to पाई कर लिया और ये 2 कर दिया। यहाँ पे बात समझ आई है नहीं? जी सर। ये आधे लोग इसी में फंसे रहेंगे कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे भी उसने यही किया है, ठीक है। 2 पाई रिपीट करेंगे। ये देखें आपका जो साइकिल है, आउटपुट का साइकिल, वो पाई के बाद रिपीट हो रहा है ना, आउटपुट का साइकिल पाई के बाद रिपीट हो रहा है। अगर आप 2 पाई तक लेते हैं तो जस्ट आप क्या करें, उस साइकिल पे आ जाए और डबल कर दें उसको। ये देखें उसने जो यहाँ पे कंसीडर किया है, अगर आप यहाँ पे इसको ये भी कर लेते कि ये आपके पास 2 पाई ना लेते, ये पाई बाय 2 कर लेते और ये पाई कर लेते। एक्चुअली होना ये चाहिए था कि ये पाई बाय 2 होना चाहिए था और ये पाई होना चाहिए, लेकिन उसने वो फुल फार्मूले से कर लिया कि क्योंकि आपका साइनोसाइड पूरा 2 पाई तक होता है तो फिर उसको ऐसे कर लिया। सिमिलर ये t बाई 2 होता है ना यहाँ पे, अगर आप फोरियर सीरीज को देखें t बाई 2, और ये क्या होता है, ठीक है। नाउ you can write down this output I think by yourself, ठीक है। कोई हेल्प चाहिए हो तो अपेंडिक्स में गिवन है। अब ये देखें सिंपली RL लोड के लिए मैं आपको इसका बता दूं, ये आप खुद स्टडी करेंगे इसको। अब इशू ये है, हमारे पास 2-4 मिनट, जल्दी से इसको देख लें। ये आपकी आउटपुट है फुल वेव रेक्टिफायर। जब आप RL लोड लगाएंगे तो वोल्टेज को तो मसला नहीं होगा, देन यू हैव अ प्रॉब्लम इन दिस करंट विल बी डिलेड, लैग करेगा करंट। अब ये देखें जो आपकी वोल्टेज वेव फॉर्म है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन करंट थोड़ा सा ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। समझ आ गई बात की? जी सर। करंट इज डिलेड, ठीक है। बाकी ये जो ये वाली पोर्शन है ये पिछली वेव फॉर्म का आ रहा है, तो करंट आपके पास डिले हो रहा है। तो ये आपका आउटपुट करंट है दैट इज डिलेड बाय अ सर्टेन फैक्टर ड्यू टू दिस इंडक्टर। और अगर हम सोर्स करंट को देखें, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब सोर्स करंट ये तो था आपका आउटपुट करंट, सोर्स करंट पे क्या होगा, इट इज आल्सो डिलेड ऑफ कोर्स, ये भी उसी फैक्टर से डिले हुआ। लेकिन ये देखें जब आपके पास सोर्स करंट फ्लो कर रहा होगा, इट विल आल्सो फॉलो द सेम शेप, ये उसी शेप को इख्तियार करेगा। ये देखें ये शेप है ना जो नीचे आ रही है, यहाँ से यहाँ तक, इट विल ऑलमोस्ट फॉलो द सेम शेप। ये देखें आउटपुट की फॉलो कर रहा है ना शेप। बात समझ रहे हैं नहीं? जी सर। लेकिन ये जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। आउटपुट करंट की पोलैरिटी रिवर्स नहीं होती बिकॉज इट विल फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द रेजिस्टर वो सेम रहेगा। तो सोर्स करंट की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, सिंस अल्टरनेटिंग है ना, यहाँ प्लस माइनस तो माइनस प्लस, तो ये सेम वेव फॉर्म नीचे चली जाएगी। बात समझ आई है नहीं? ये ये वाली वेव फॉर्म उठा के आप नीचे रख नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट द इंडक्टिव लोड। बाकी ये ई के साथ हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे, इट्स ऑल अबाउट टुडे। ये डेरिवेशंस फॉर द RL लोड इज नॉट इंक्लूडेड, बस आई थिंक and performance parameter is also not included for this inductive load, ठीक है। हाईली इंडक्टिव
ये केस we won't discuss this case. Okay, हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे. We will next time we will start from the multi-star rectifier. ठीक है? जी सर. Okay, let's take the